बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। स्काइलन क्लासरूम में आज का टॉपिक है फिक्स्ड प्रीपोजिशंस पार्ट 3। पिछली क्लासेस में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 किया था और आज हम पार्ट 3 करेंगे। देखिए फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होते हैं क्या हैं, हमने पिछली क्लासेस में समझने की कोशिश की थी कि ऐसे वर्ड्स जो मीनिंग तो उनकी सेम होती है मगर उनका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाता है तो उसके साथ जो प्रीपोजिशन है वो भी चेंज हो जाता है और उनके साथ वही प्रीपोजिशन आएगा, उसके अलावा अगर आप कोई दूसरा प्रीपोजिशन लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आज भी हम इसी तरीके के प्रीपोजिशंस देखेंगे जो कि किसी एग्जैक्ट वर्ड के साथ, जैसे नाउन है या एडजेक्टिव है, तो वहाँ पर वो कैसे इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पर पहला जो हमारा वर्ड है आज का वो है नेग्लेक्टफुल, उसके साथ हम ऑफ को लगा रहे हैं, और दूसरा है नेग्लिजेंट और उसके साथ हम इन लगा रहे हैं। अब नेग्लेक्टफुल और नेग्लिजेंट की मीनिंग जो आप देखें वो तो सेम ही है। ठीक है, नज़रअंदाज करना या जो है ध्यान ना देने वाला, ठीक है, इग्नोर करने वाला, जो चीज़ों पर ध्यान नहीं देता, लापरवाही ऐसे भी कह सकते हैं, लापरवाह कर मतलब लापरवाही करने वाला या लापरवाह। अब यहाँ पर देखें नेग्लिजेंट जो है वो आपका एडजेक्टिव है तो वहाँ पर आप इन इस्तेमाल कर रहे हैं और नेग्लेक्टफुल के साथ आप ऑफ इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखें, ही इज़ नेग्लेक्टफुल ऑफ हिज ड्रेस। ठीक है, यानी वो अपने ड्रेस से नेग्लेक्टफुल है, यानी वो लापरवाह है, उसको पता नहीं है। ये भी इसकी मीनिंग हो सकती है कि उसको अपने ड्रेस का पता ही नहीं है कि क्या उसको पहनना है, वो नज़रअंदाज करता है अपने ड्रेस को। ठीक है, अब वो कोई भी सेंस हम उसका ले सकते हैं मगर नेग्लेक्टफुल का यहाँ पर मतलब ये है। दूसरा है ही इज़ नेग्लिजेंट इन हिज वर्क, यानी कोई भी काम वो जो है लापरवाही से करता है। ठीक है, नेग्लिजेंट मीन्स लापरवाह, यहाँ पर ध्यान से ना करना, लापरवाही शो करना, तो यहाँ पर नेग्लिजेंट के साथ हम इन को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वहाँ पर नेग्लेक्ट फुल है तो वहाँ पर हमने ऑफ इस्तेमाल किया, और अगर यहाँ पर नेग्लिजेंट है तो इन होगा। ये जहन में आपको चीज़ें रखनी है क्योंकि इन्हीं को हम फिक्स्ड प्रीपोजिशंस कहते हैं। उसके बाद है क्वालिफाइड फॉर और डिसक्वालिफाइड फ्रॉम। अब देखें क्वालिफाइड के साथ हम फॉर इस्तेमाल कर रहे हैं और डिसक्वालिफाइड के साथ हम फ्रॉम को इस्तेमाल कर रहे हैं, पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमेशा प्रीपोजिशंस जो हैं वो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक ही इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ पर आप डिपेंड नहीं कर सकते कि प्रीपोजिशन जो है वो अपनी मीनिंग के मुताबिक इस्तेमाल होंगे, बल्कि वो अपने सेंटेंस की जो कॉन्टेक्स्ट है उसके मुताबिक भी वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जैसे है ही इज़ क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, ये तो सिंपल सी बात है कि वो क्वालिफाइड है किसी पोस्ट के लिए। ठीक है, वो क्वालिफाई कर चुका है, ठीक है, कामयाब हो चुका है। अब यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट बहुत ही सिंपल है तो हमने क्वालिफाइड फॉर कर दिया, पर जब आप डिसक्वालिफाइड फ्रॉम को देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर जो उसका कॉन्टेक्स्ट है वो खुद डिमांड कर रहा है कि आपने वहाँ पर फ्रॉम लगाना है। ठीक है, वहाँ पर आपने फॉर को नहीं लगाना। हालांकि डिसक्वालिफाइड के साथ हम फॉर भी लगा सकते हैं मगर क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा चेंज है तो हम वहाँ पर फ्रॉम लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखें, ही इज़ डिसक्वालिफाइड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग एज अ प्लीडर, यानी उसको डिसक्वालीफाई कर दिया गया है वकालत की प्रैक्टिस करने से। ठीक है, यानी वकील जो प्रैक्टिस करते हैं उनसे उनको डिसक्वालीफाई कर लिया। अब यहाँ पर जो फ्रॉम आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है, एक तो प्रैक्टिसिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की गई है, ठीक है, और वहाँ पर डिसक्वालीफाइड किसी काम से किया गया है तो काम जो है यानी वर्ब जो है वो शो करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रॉम को लगाना लाजमी था। यहाँ पर अगर हम फॉर लगाएंगे तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। फिर है रिज़ल्ट ऑफ एंड रिज़ल्टेड फ्रॉम, यहाँ पर भी बिल्कुल वही बात है कि रिज़ल्ट ऑफ जो है वो नतीजा कहता है, मतलब नतीजा कहलाता है, और रिज़ल्ट के साथ आप ऑफ लगाते हैं। पर जब आप उसको एज ए वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं रिज़ल्टेड फ्रॉम, तो वहाँ पर हम रिज़ल्टेड के साथ फ्रॉम को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। जैसे एज ए रिज़ल्ट ऑफ इंजरी, अब यहाँ पर तो सीधी सी बात है रिज़ल्ट ऑफ इंजरी होगा, फ्रॉम इंजरी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट ही डिमांड नहीं कर रहा है इसका कि इंजरी के नतीजे में या इंजरी के नतीजे के मुताबिक ही डाइड ऑफ टेटनस, यानी वो मर गया, टेटनस हुआ, बीमारी हुई, उसकी वजह से वो मर गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है नथिंग रिजल्टेड फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस, यानी कॉन्फ्रेंस से कोई नतीजा नहीं निकला। अब यहाँ पर आप अगर रिजल्टेड ऑफ द कॉन्फ्रेंस करेंगे तो यहाँ पर उसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें मीनिंग देनी है, कॉन्टेक्स्ट देना है कि कॉन्फ्रेंस से कोई नतीजा नहीं निकला।
किसी कॉन्फ्रेंस से कोई नतीजा नहीं निकला तो वहाँ पर हम फ्रॉम ही लगाएंगे, ठीक है। तो रिजल्टेड फ्रॉम आएगा और रिजल्ट ऑफ आएगा। उसके बाद है जी रिस्पेक्ट फॉर एंड रिस्पेक्टफुल टू। यहाँ पर भी आप देखें रिस्पेक्ट फॉर जो है और रिस्पेक्टफुल टू जो है वो भी डिपेंड करेंगे आपके सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, उसकी मीनिंग के मुताबिक कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसकी स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड करती है। अब रिस्पेक्ट फॉर जो है, रिस्पेक्ट जो है यहाँ पर एज ए नाउन इस्तेमाल किया गया तो वहाँ पर हम फॉर इस्तेमाल, और रिस्पेक्टफुल जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है, तो वहाँ पर हम टू को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एग्जांपल देखें, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर यू, यानी आपके लिए बहुत इज़्ज़त है मेरे पास, ठीक है, यानी मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। तो रिस्पेक्ट फॉर यू तो ये कॉमन मतलब एक सेंटेंस है जिसमें हमने रिस्पेक्ट के साथ अक्सर देखा है कि फॉर इस्तेमाल हुआ है क्योंकि वहाँ पर है। पर यहाँ पर जो चेंजिंग चीज़ है वो ये है कि रिस्पेक्टफुल टू आएगा। जैसे ही इज़ रिस्पेक्टफुल टू हिज सुपरवाइज़र्स, यानी वो अपने सुपरवाइज़र्स के साथ बहुत ही रिस्पेक्टफुल रहता है, यानी उनकी बहुत इज़्ज़त करता है, ठीक है, एहतराम करता है उनका। तो यहाँ पर रिस्पेक्टफुल जो है एडजेक्टिव है तो वहाँ पर हम टू लगाएंगे, फॉर नहीं आएगा। फॉर हिज सुपरवाइज़र्स गलत हो जाएगा, रिस्पेक्टफुल टू आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव है रिस्पेक्टफुल। अच्छा, उसके बाद है सेंसिबल ऑफ एंड इनसेंसिबल टू। देखिए सेंसिबल ऑफ, सेंसिबल क्या है, एडजेक्टिव है, इनसेंसिबल भी एडजेक्टिव ही है, दोनों एडजेक्टिव्स हैं, पर जो कॉन्टेक्स्ट है दोनों का वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इस वजह से इन दोनों का जो प्रीपोजिशन है वो चेंज हो रहा है, सेंसिबल ऑफ हो रहा है और इनसेंसिबल टू हो रहा है। अब देखें एग्जाम्पल आपको क्लियर हो जाएगा कि आई अश्योर यू दैट आई एम सेंसिबल ऑफ योर काइंडनेस, ठीक है, यानी मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपकी रहमदिली से वाकिफ़ हूँ, मैं महसूस करता हूँ आपकी रहमदिली को, ठीक है। सेंसिबल मीन्स यहाँ पर समझ लेना, जान लेना या महसूस कर लेना, तो यहाँ पर सेंसिबल का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है, तो यहाँ पर आप सेंसिबल ऑफ करेंगे। दूसरा है हिज पैरालाइज्ड आर्म इज़ इनसेंसिबल टू फीलिंग, यानी उसकी जो आर्म जो है या जो बाजू है वो पैरालाइज हो चुका है, उसमें फालिज हो चुका है, तो वो किसी भी फीलिंग को, महसूस करने वाली चीज़ को महसूस नहीं करती, किसी भी एहसास को फील नहीं करती, या किसी भी टच को या किसी भी सेंस को वो फील नहीं करती। तो यहाँ पर इनसेंसिबल ऑफ गलत हो जाएगा, इनसेंसिबल टू आएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर यही कॉन्टेक्स्ट जो है हमें समझने होते हैं कि सेंसिबल ऑफ आएगा और इनसेंसिबल टू आएगा। अच्छा, उसके बाद है वांट ऑफ एंड वांटिंग इन। यहाँ पर भी वही बात है कि जब आप वांट ऑफ, वांट को एज ए, हालांकि ये वर्ब भी है पर यहाँ पर एज ए नाउन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वांट को आप ऑफ के साथ इस्तेमाल करें, पर जब आप वांटिंग को भी एज ए नाउन यानी जिरंड इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपने फिर इन इस्तेमाल करना है। जैसे द कंट्री सफ़र्स फॉर वांट ऑफ स्किल्ड लेबर, यानी मुल्क को या मुल्क जो है सफ़र कर रहा है, मुब्तला है या मुश्किल से गुज़र रहा है, जो स्किल्ड यानी जो कि महारत रखने वाले मज़दूर उसको नहीं मिलते, कमी है यहाँ पर वांट का मतलब है कमी होना, किसी चीज़ की कमी होना। उसके बाद है ही इज़ वांटिंग इन कॉमन सेंस, यानी उसमें कॉमन सेंस की कमी है। यहाँ पर दोनों की मतलब एक ही है, कमी होना, वांट ऑफ या वांटिंग इन, दोनों का मतलब है कमी होना, पर क्योंकि ये जो इनकी पोजीशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो पोजीशन थोड़ी चेंज हो रही है, जैसे वांट एज ए नाउन है, वांटिंग एज ए जिरंड इस्तेमाल हो रहा है, तो वहाँ पर हम प्रीपोजिशन भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के पार्ट 3 के प्रीपोजिशंस जो मैंने आपको कोशिश की है समझाने की। इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशंस और भी हैं, आपको मिलेंगे। मैंने आपको सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की है कि देखें हमारे प्रीपोजिशंस जो हैं, जिसको बहुत ही आसान समझा जाता है, वो बहुत ही टिपिकल होते हैं। हमें हर तरीके से उसको देखना होगा, उसका कॉन्टेक्स्ट भी देखना होगा, उसकी मीनिंग भी देखनी होगी, उसका खुद की मीनिंग भी देखनी होगी, फिर सेंटेंस की मीनिंग भी देखनी होगी, और ये सारी चीज़ें देखकर ही हमें प्रीपोजिशंस को यूज़ करना होता है। और अक्सर यही वजह है कि कन्फ्यूजन्स जो हैं प्रीपोजिशन में हमारे पास, हमारे जहन में रह जाती हैं, हमें क्लियर नहीं हो पाता कि प्रीपोजिशंस को हम कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करें। तो मैंने कोशिश की है इन वीडियोज़ में बताने की
कि मेरी बहुत सारी आपको वीडियोस जो हैं प्रीपोजिशंस पर मिलेंगी और आगे भी मिलेंगी। पीछे भी मैंने तकरीबन 10 से ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रीपोजिशंस पर इसी वजह से बनाए क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल केस है। तो इसको क्लियर करने की मैंने पूरी कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।